यह है कविता, जो एक बड़े बंगले में रहती है। उसके ससुर गांव के साहूकार हैं। कविता गुस्से और घमंडी स्वभाव की थी और उसकी बड़ी बहन रागिनी उसी गांव में एक छोटे से घर में अपने पति मनीष और बेटे रवि के साथ रहती थी। दोनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था, पर रागिनी बहुत ही गरीब पर समझदार और शांत स्वभाव की थी। अजी, इस बार तो लगता है हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और पिछले साल का इतना अनाज भी नहीं है कि इस साल हमारा गुजारा हो जाए। अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे जी? पैसे भी नहीं और ना ही आपको कोई दूसरा काम आता है। क्या करूं भाग्यवान, गर्मी ही इतनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि सारी फसल सूख जाएगी। बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं है और पानी लाने के लिए दूर नदी तक जाना पड़ेगा, जहां से पानी लाकर खेतों को सींचना मेरी बस की बात नहीं है। अजी, ऐसे में हम क्या करेंगे? कैसे न कैसे हमारा तो कट जाएगा, पर रवि का क्या? वो हमारी तरह नहीं रह पाएगा। बिना खाए पिए पानी से दिन नहीं काट पाएगा। आप कुछ करिए जी। रागिनी, फसल तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं जा रहा हूं जमींदार से काम मांगने। शायद मेरी हालत देखकर वो अपने खेतों में काम दे दें। ठीक है जी, आप जमींदार से काम मांगे। मैं गांव में जाकर लोगों के घर का काम कर लूंगी, जिससे आपको थोड़ी सहायता मिल जाएगी। और ये केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यह हम दोनों का घर है, हमारा परिवार है और हमें मिलकर संकट का सामना करना पड़ेगा। नहीं रागिनी, मेरे होते हुए तुम काम करोगी नहीं। मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगा। तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। देखिए जी, मैं आपके सुख की साथी हूँ तो दुख की साथी भी मैं ही हूँ। अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई समस्या आएगी तो मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं अब से काम ढूंढने जाऊंगी बस। मनीष को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, पर कर भी क्या सकता था। ठीक है रागिनी, पर हाँ, जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर तुम काम पर नहीं जाओगी। ठीक है जी, पर अभी तो जा सकती हूँ ना? रागिनी हंसने लगती है। दोनों आज कई दिनों बाद मुस्कुराए थे। मनीष जमींदार के घर की तरफ चला जाता है और रागिनी भी गांव में काम मांगने चली जाती है और सारला चाची के पास जाती है। चाची, क्या आप मुझे अपने घर में काम देंगी? क्योंकि इस बार हमारी फसल भी सूख गई है। अगर आप मुझे काम दे देती तो हमारे घर का गुजारा हो जाता। रागिनी, मैं काम तो दे देती, पर तुम्हारे काका का धंधा अभी मंदा है, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगी? रागिनी, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। रागिनी घर के बाहर आ जाती है। गांव में जाते वक्त उसे उसकी छोटी बहन कविता रास्ते में मिलती है। अरे छोटी, कैसी है? कितने दिनों बाद मिली। गांव में होते हुए भी नहीं मिलती हो। कभी मेरे घर भी आ जाया करो। कविता को अपने पैसों का और अपने साहूकार के घर का होने का बड़ा घमंड था। वो घमंड में कहती है, तुम्हारे उस बूचड़ खाने में मैं, इस गांव के साहूकार की बहू, अपने ये सुंदर पैर तुम्हारे जैसे गरीबों के घर में रखूंगी? ये मत भूलो रागिनी कि मैं इस गांव के सबसे अमीर परिवार का हिस्सा हूँ। छोटी, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई पराई हूँ। पहले तो तुम ये छोटी छोटी कहना बंद करो, समझी? मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरा भी नाम इस गांव में बदनाम हो। देखो कविता, माना मैं तुमसे गरीब हूँ, लेकिन बेइज्जत नहीं हूँ, जिससे तुम्हारी मान मर्यादा पर आंच आ जाएगी। तुम्हें मेरे घर नहीं जाना तो मत जाओ, पर ऐसे किसी का अपमान करना सही बात नहीं है छोटी। अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाओगी कि किसे इज्जत देना है और किसे नहीं? अच्छा छोड़ो,
एक बात बताओ रागिनी, वो क्या नाम है उसका, हाँ मनीष, वो 2 वक्त की रोटी भी दे पाता है तुम्हें या वो भी नहीं? कविता, तुम्हें मुझे जो कहना है कहो, लेकिन अगर उन्हें कुछ कहोगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अच्छा, तो तुम क्या करोगी, मारोगी मुझे? रागिनी शांत हो जाती है। उसे पता था कि कविता को पैसों का घमंड उसके सर पर चढ़ चुका है। देखो कविता, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक, हम जैसे भी है रहने दो। अब मैं और बहस नहीं करना चाहती। हाँ जा, मैं तुम जैसे से बात भी नहीं करना चाहती। वो क्या है ना, हमारा स्टैंडर्ड नहीं मिलता तुम जैसे गरीबों से। रागिनी सर झुका लेती है। कविता अपने पांव पटकते हुए वहां से चली जाती है, पर रागिनी ने भी ठान लिया था कि कविता का घमंड वो तोड़कर ही रहेगी। कविता, तेरा घमंड मैं एक दिन तोड़कर ही रहूंगी। मैं बताऊंगी कि इंसान अमीर और गरीब सिर्फ दिल से होता है, पैसों से नहीं। दूसरी ओर मनीष को जमींदार रास्ते में ही मिल जाता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं तो आपके घर ही जा रहा था। अरे भाई मनीष, क्या आफत आन पड़ी जो तुम मेरे घर आ रहे थे? नहीं जमींदार साहब, कोई आफत नहीं आई है। वो क्या है ना, मैं आपसे काम मांगने आया था। अगर कोई काम मेरे लायक हो तो दे दीजिए और बदले में मुझे कुछ रुपए दे दिया करना। मनीष, काम करने के लिए तो मेरे पास बहुत से नौकर हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास शायद कोई काम नहीं है। मालिक देख लीजिए, कोई काम होगा, अगर काम मिल जाए तो मेरे घर के लिए 2 रोटी का सहारा बन जाता। अभी तो मेरे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है और मैं किसी को निकाल भी नहीं सकता, पर अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। मनीष थोड़ा मायूस तो होता है, पर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है जमींदार साहब, अगर कोई काम मेरे लायक होगा तो बताना, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर लूंगा। जमींदार मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। मनीष दूसरी जगह काम की तलाश में जा ही रहा था कि रास्ते में गांव के मुखिया जी मिल जाते हैं। अरे भाई मनीष, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है? ओ जमींदार साहब, क्या बताऊं, मेरी फसल पूरी तरह सूख गई है। पिछले साल का इतना अनाज भी नहीं है कि इस साल का गुजारा हो सके। इसी कारण मैं काम की तलाश में निकल पड़ा हूं। मनीष, मुझे भी तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की तलाश थी। अरे दरअसल मेरे गोदाम पर चावल की कुछ बोरियां रखी हैं, उन्हें तुम अंदर कर दो और शाम को आकर मुझसे उसका मेहनताना ले लेना, ठीक है? ठीक है मुखिया जी, मैं शाम तक सारी बोरी अंदर रख दूंगा। और हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? तुम मेरा काम करोगे, मैं तुम्हें उसका पैसा दूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ और गोदाम पर काम शुरू करो। हाँ मुखिया जी, अभी जाता हूँ और सारा काम निपटाकर शाम को आपसे मिलता हूँ। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मनीष मुखिया जी के गोदाम पर पहुंचता है और शाम तक सारी बोरियां अंदर रख देता है। हो गया सारा काम। अब चलूं मुखिया जी के पास पैसे लेने। मनीष मुखिया जी के घर पहुंचकर आवाज लगाता है, मुखिया जी, ओ मुखिया जी, मैं मनीष आपका काम पूरा करके आ गया हूँ। अंदर से नौकर की आवाज आती है, आओ मनीष भैया, अंदर आ जाओ, मुखिया जी बुला रहे हैं। मनीष अंदर जाता है। मुखिया जी सोफे पर बैठे हुए थे। आ गए मनीष, गोदाम का सारा काम कर लिया? कुछ बचा तो नहीं? हाँ मुखिया जी, मैंने सारी बोरियां अंदर रख दी हैं, वहाँ अब कोई काम नहीं बचा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनीष। लो, ये लो अपने पैसे। मुखिया जी मनीष को पैसे देते हैं। मुखिया जी, जरा और पैसे दे देते तो अच्छा होता। ये मेरी मजदूरी भर के भी पूरे नहीं हैं। मैंने पूरा दिन आपकी चावल की बोरियां रखी और उसके बस इतने ही रुपए। अरे मनीष, इतना कम भी तो नहीं है भाई। बोरियां ही कितनी थी? कुल मिलाकर 100 के आसपास होंगी।
और वैसे भी तुम्हें कोई और काम भी तो नहीं मिल रहा था। अब जितना दिया है रख लो, आगे कभी और काम होगा तो ज्यादा दे दूंगा। मनीष मन ही मन सोचता है। आप जैसे लोगों से ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैंने सोचा था आप भले इंसान हैं। खैर, कोई बात नहीं, ये तो हम गरीबों की आदत बन गई है। क्या हुआ मनीष, किस सोच में डूबे हो? जाओ भाई। अरे कुछ नहीं मुखिया जी। अच्छा, चलता हूं, नमस्कार। मनीष मायूस होकर जो थोड़े पैसे मिले वही लेकर घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, आज बहुत थक गया हूं, जरा पानी तो पिलाओ। अजी, एक बात बताइए, क्या हमारी जिंदगी लोगों के ताने सुन सुनकर ही कटेगी? रागिनी, क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों हो और ऐसी बात क्यों कर रही हो? बात ही ऐसी है जी। आज जब मैं काम मांगने गांव में गई थी तो वहां मेरी छोटी बहन कविता मिली। उसके बाद रागिनी जो कुछ भी हुआ सब मनीष को बता देती है। अरे भाग्यवान, हम कर भी क्या सकते हैं? जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। नहीं जी, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे नसीब के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें इन घमंडी लोगों को बताना होगा कि हम गरीब नहीं हैं, बल्कि दिल से अमीर हैं। ठीक है, लेकिन करेंगे क्या? हमारे पास खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस बात को समझो रागिनी। वही खेत ही हमें हमारे सपनों तक ले जाएगा। बस आप देखते जाइए। फिर रागिनी मनीष को अपना विचार समझाती है। ठीक है रागिनी, तो हम सुबह वैसे ही करेंगे। सुबह होते ही मनीष जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार साहब, एक बात करनी थी। हाँ हाँ मनीष, कहो किस लिए आए हो? कैलू? जमींदार साहब, मेरी हालत तो आप जानते ही हैं। अब खेती बाड़ी मेरे बस की नहीं रही, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपना खेत बेच दूं। अगर आप लेना चाहें तो। अरे वाह मनीष, ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा खेत मेरे खेतों से सटा हुआ है, उसे खरीदने में मुझे भी आसानी होगी। अच्छा बताओ, कितने में बेचोगे? मनीष थोड़ा सोचकर दाम बताता है। कुछ मोल भाव के बाद सौदा तय हो जाता है। जमींदार मनीष को खेत के पैसे दे देता है। लो भाई मनीष, ये लो अपने खेत के पूरे पैसे। अब ये जमीन मेरी हुई। धन्यवाद जमींदार साहब। अब हम भी अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीने की कोशिश करेंगे। मनीष घर लौटकर पैसे रागिनी को देता है। जमींदार से मैंने खेत बेच दिए, ये रहे उसके पैसे। अब हम खेती नहीं करेंगे, इसके बजाय तुम्हारे कहे अनुसार कोई और काम करेंगे। बिल्कुल सही किया जी। अब हम अपने घर के सामने ही समोसे की दुकान खोलेंगे। देखना, मेहनत और ईमानदारी से हम अपनी पहचान बनाएंगे। वैसे रागिनी, तुम्हें समोसा बनाना आता भी है या? गर्व से। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? मेरी माँ हमें बचपन में रोज समोसे बनाकर खिलाती थी। उन्होंने ही मुझे समोसा बनाना सिखाया है। देखना, मेरे हाथों के बने समोसे खाकर लोग उंगलियां तक चाट जाएंगे। मनीष और रागिनी दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। अगले ही दिन रागिनी और मनीष मिलकर अपने घर के सामने समोसे की दुकान खोल लेते हैं। शुरुआत के 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन 5वें दिन गांव का एक आदमी उनकी दुकान पर आता है। अरे मनीष भैया, एक समोसा खिलाओ तो जरा, देखूं तुम्हारे समोसे का स्वाद कैसा है। हाँ भैया, क्यों नहीं, आप मेज पर बैठिए, अभी लाता हूँ। मनीष उस आदमी को समोसा देता है। समोसा खाने के बाद वह आदमी बड़े खुश होकर कहता है, वाह, ये तो लाजवाब है। बताओ, इतना अच्छा समोसा किसने बनाया? जरा एक और देना।
धीरे धीरे मनीष की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। अरे मनीष भैया, तुम्हारे समोसे तो कमाल के हैं। इससे बढ़िया समोसा मैंने आज तक नहीं खाया। सच कहते हो भैया, ऐसा समोसा हमने कभी नहीं चखा। शुक्र मनाओ कि यह स्वाद हमें अपने ही गांव में मिल गया, वरना जिंदगी भर से वंचित रह जाते। सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। धीरे धीरे मनीष और रागिनी के समोसे दूसरे गांव में भी मशहूर हो जाते हैं। एक दिन रागिनी गांव के दुकान से कुछ सामान लाने गई थी। उससे वहां कविता मिलती है। अरे वाह, मैंने सुना है कि तुम समोसे वाली बंदी हो। लगता है तुम में शर्म हया जैसी कोई चीज ही नहीं है। देखो कविता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, मैं अपने मेहनत का काम करके खा रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो लोगों का हक छीनकर ऐश करती फिरो। देखती हूँ रागिनी, तुम क्या कर लेती हो। समोसा बेचकर तुम क्या बन पाओगी। ये तो समय बताएगा कविता कि मैं क्या कर सकती हूँ और कितनी दूर तक जा सकती हूँ। अब तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। कविता तमतमाई हुई वहां से चली जाती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका सारा घमंड अब टूटने वाला है। वो कहते हैं ना, समय सबका बदलता है। एक दिन मनीदास के घर पुलिस पहुंचती है। मनीदास, चलो, अब तुम्हें बाकी की जिंदगी थाने की सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। अरे सर, आपकी तरह किसी ने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की। आखिर मामला क्या है? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो मनीदास। तुम्हारे सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो गया है। अब चुपचाप हमारे साथ चलो। पुलिस मनीदास को पकड़कर ले जाती है। उसकी सारी जायदाद सरकार के कब्जे में चली जाती है। कविता के पति कबीर को उसमें से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती, यहाँ तक कि उनका घर भी छिन जाता है। दोनों पति पत्नी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होकर सड़क पर आ जाते हैं। कविता, तुम अपनी बहन से कहो कि कुछ दिन हमें अपने घर में पनाह दे दे। तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। नहीं कबीर, मुझे नहीं लगता मेरी बहन हमारी मदद करेगी। अरे वो मैं कविता आंसू रोकते हुए कवीरा को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने अपनी बहन रागिनी को गरीब और नाकाम कहा था। कविता, तुम अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, जिसने तुम्हारे बचपन में तुम्हें गोद में खिलाया, तुम्हारे आंसू पोंछे, और तुमने उसे गरीब कहकर अपने पैसों का घमंड दिखाया। याद रखो कविता, ऊपर वाला सब देख रहा है। घमंड इंसान को कभी भी नीचे गिरा देता है। रागिनी को खबर मिलती है कि उसकी छोटी बहन का सब कुछ छिन चुका है। रागिनी का दिल पिघल जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कविता के पास पहुंचती है। कविता, चलो, अब से तुम हमारे घर में रहोगी। उसे एहसास होता है कि उसने कितने जख्म दिए थे अपनी ही बहन को। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपके दिल को चोट पहुंचाई। फिर भी आज आप ही हमारे बुरे वक्त में हमारी डाल बन खड़ी हैं। मैं सचमुच बहुत बुरी बहन साबित हुई। पगली, बहनें कभी बुरी नहीं होती। हालात बुरे हो सकते हैं पर रिश्ते नहीं। कविता, इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर या गरीब होता है, समझी? कविता सिर झुका लेती है। सच कहा आपने दीदी। आज समझ आया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि रिश्तों और अपनेपन में है। फिर सब लोग मनीष के घर में एक साथ रहने लगते हैं। मनीष और रागिनी दोनों मिलकर कविता और कबीर का बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ ही दिनों में कबीर को अच्छा काम भी मिल जाता है। अब सब मिलकर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं।